इटली के एक शांत छोटे शहर की कल्पना कीजिए, जहां सब एक दूसरे को जानते हैं और दिनचर्या कभी नहीं बदलती। 2010 की नवंबर की ठंडी रात में एक 13 साल की किशोरी अपने घर से कुछ मीटर की दूरी पर गायब हो गई। यारा गाम्बिरासियो का लापता होना सिर्फ इटली को नहीं हिलाया, बल्कि यह देश के पेचीदा और चर्चित मामलों में से एक बन गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद है और ऐसे मामले और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें ताकि कोई कंटेंट न छूटे। और नीचे जवाब दें, यदि आप जांचकर्ताओं की जगह होते तो आपकी जांच की मुख्य दिशा क्या होती? मैं आपके विचार कमेंट्स में देखना चाहता हूं। तारीख थी 26 नवंबर 2010। यारा ब्रेम्बेटे डी सोप्रा स्पोर्ट्स सेंटर से निकली, जहां वह रिदमिक जिम्नास्टिक्स का अभ्यास करती थी और सप्ताहांत कार्यक्रम के लिए एक साउंड डिवाइस ले जा रही थी। वह घर से सिर्फ 700 मीटर दूर थी, लेकिन कभी नहीं पहुंची। उसके हताश परिवार ने तुरंत ही पुलिस को सूचित किया। इस तरह एक ऐसी खोज शुरू हुई जिसने पूरे समुदाय और सैकड़ों स्वयंसेवकों को एकजुट कर दिया। पुलिस ने तुरंत तलाशी शुरू कर दी। हेलीकॉप्टरों, खोजी कुत्तों, बचाव दलों और स्वयंसेवकों ने शहर और आसपास के हर कोने को अच्छी तरह से छान मारा। माहौल काफी तनावपूर्ण था। यारा के लापता होने ने समुदाय को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट किया, लड़की को ढूंढना। लेकिन हर दिन बिना किसी खबर के उम्मीद सबसे बुरे के डर में बदल रही थी। यारा समर्पित किशोरी थी, जिसे रिदमिक जिम्नास्टिक्स का शौक था और वह परिवार के बहुत करीब थी। उसकी दिनचर्या में ट्रेनिंग, पढ़ाई और दोस्तों संग समय शामिल था। एक शर्मीली लेकिन सपनों से भरी लड़की जिसे सब प्यार करते थे। उसके अचानक लापता हो जाने से हर कोई स्तब्ध था और पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई थी। यारा के माता पिता मोरा और फुल्वियो बच्चों की जिंदगी में हमेशा शामिल रहते और सक्रिय थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने शांत शहर में ऐसा कुछ हो सकता है। स्कूल के साथी, शिक्षक और पड़ोसियों ने पोस्टर लगाकर, तस्वीरें साझा कर और प्रार्थना सभाएं कर एकजुटता दिखाई। यह मामला जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। मीडिया हर जानकारी को कवर कर रहा था और अधिकारियों पर दबाव डाल रहा था। 3 महीने तक खोज दलों ने बिना किसी सफलता के इलाके की छानबीन की। जिम में कैमरे नहीं चल रहे थे। यारा को बाहर निकलने के बाद किसी ने नहीं देखा। पुलिस ने सभी संभावनाओं की जांच की, अपहरण, स्वैच्छिक पलायन, भावनात्मक अपराध, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया और अधिकारियों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। हर नए सुराग के साथ आशा फिर से जगती, लेकिन दुर्भाग्य से सभी तलाश बिना किसी जवाब के समाप्त हो गई। यारा के लापता होने का रहस्य गहराता जा रहा था और शहर एक निरंतर चिंता की स्थिति में था। मीडिया भी सब कुछ करीब से देख रहा था। यह बहस और सिद्धांतों को बढ़ावा दे रहा था कि लड़की के साथ क्या हुआ। 26 फरवरी 2011 को ब्रेम्बेटे से 10 किलोमीटर दूर एक खेत में एक शव मिला। वह यारा का शव था। शव सड़ने की काफी उन्नत अवस्था में था, जिससे विशेषज्ञों का काम मुश्किल हो गया। पोस्टमार्टम से कई कट, सिर पर चोट और ठंड में अकेले छौड़े जाने से यारा की हाइपोथर्मिया से हुई मौत के संकेत मिले। यौन शोषण के कोई खास संकेत नहीं थे, लेकिन उसके कपड़ों पर एक पुरुष के डीएनए के निशान मिले। इस खबर ने इटली को हिला दिया। यारा की मौत की पुष्टि से दुख, गुस्सा और न्याय के लिए लामबंदी की एक नई लहर दौड़ गई। तबाह हुए परिवार को पूरे देश से समर्थन मिला। यारा के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए, जो भावनाओं और न्याय की मांगों से भरा एक समारोह था। यह इतालवी इतिहास की सबसे बड़ी जांचों में से एक थी। पहला संदिग्ध, युवा मोरक्कन, टेलीफोन पर बातचीत सुनने में हुई अनुवाद की गलती से गिरफ्तार हुआ, पर जल्द ही निर्दोष साबित हो गया। जांच का ध्यान यारा के शरीर पर मिले डीएनए पर केंद्रित हुआ। अज्ञात संदिग्ध को इग्नोटो 1 नाम दिया गया। इटली की पुलिस ने आनुवंशिक विश्लेषण की उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया, जो देश में आपराधिक जांच में अभूतपूर्व था। क्षेत्र के निवासियों, रिश्तेदारों, दोस्तों और ब्रेम्बेटे डी सोप्रा स्पोर्ट्स सेंटर में आने वाले लोगों से हजारों डीएनए नमूने लिए गए। मकसद यारा के कपड़ों पर मिले आनुवंशिक प्रोफाइल से मेल खाने वाले व्यक्ति को ढूंढना था। क्षेत्र के करीब 22,000 आनुवंशिक प्रोफाइल जांचे गए। डीएनए गेरिनोनी परिवार के सदस्यों से मेल खाता था,
लेकिन कुलपति ग्यूसेप गैरिनोनी का कोई भी वैध बेटा मेल नहीं खाता था। पता चला कि ग्यूसेप का शादी से बाहर एक बेटा था, मासिमो बोसेटी, जो स्थानीय राजमिस्त्री, शादीशुदा और 3 बच्चों का पिता था। यह जांच एक पहेली थी। पुलिस को गैरिनोनी परिवार की वंशावली का पुनर्निर्माण करना पड़ा और संभावित अवैध बच्चों का पता लगाना पड़ा। महीनों की खोज के बाद वे मासिमो बोसेटी तक पहुंचे। एक छापे के दौरान ब्रेथलाइजर टेस्ट में लिया गया उसका डीएनए यारा के कपड़ों पर मिले नमूने से पूरी तरह मेल खाता था। जून 2014 में बोसेटी गिरफ्तार हो गया। उसने हमेशा खुद को बेगुनाह बताया, दावा किया कि सबूतों में गलती या संदूषण था। बचाव पक्ष ने डीएनए की वैधता पर सवाल उठाया और प्रक्रिया में खामियों की ओर इशारा किया, लेकिन अभियोजन पक्ष ने कहा कि आनुवंशिक सबूत अकाट्य थे। बोसेटी की गिरफ्तारी ने लोगों की राय बांट दी। एक तरफ कई लोगों का मानना था कि आखिरकार न्याय हो रहा है। दूसरे कुछ लोग आनुवंशिक साक्ष्य को एकमात्र सबूत मानने पर सवाल उठा रहे थे। मीडिया बोसेटी की जिंदगी, दिनचर्या, परिवार और अपराध के संभावित कारणों की हर छोटी बात की पड़ताल कर रहा था। पूरे इटली ने इस मुकदमे पर नजर रखी। अभियोजन पक्ष लगभग पूरी तरह से डीएनए सबूतों पर निर्भर था, क्योंकि कोई गवाह या कबूलनामा नहीं था। बचाव पक्ष ने नमूनों की हिरासत पर सवाल उठा, फोरेंसिक विश्लेषण को अयोग्य करने की कोशिश की। इस मामले ने कई मतभेद पैदा किए और वैज्ञानिक सबूतों की प्रामाणिकता को लेकर खूब बहसें हुई। मुकदमे के दौरान फोरेंसिक विशेषज्ञों, वकीलों और पत्रकारों ने मुख्य सबूत के रूप में डीएनए की वैधता पर विस्तार से बहस की। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आनुवंशिक संयोग अकाट्य था, वहीं बचाव पक्ष प्रक्रिया में संदूषण और त्रुटियों पर जोर दे रहा था। माहौल तनाव और उम्मीद से भरा था और जनता की राय बंटी हुई थी। जुलाई 2016 में मासिमो बोसेटी को यारा गाम्बिरासियो की हत्या के लिए आजीवन कारावास मिला। 2018 में कोर्ट ऑफ कैसेशन तक सभी अदालतों में इस सजा की पुष्टि की गई। फिर भी बचाव पक्ष प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए डीएनए सबूतों की समीक्षा करता रहा। सजा के बाद कई नए विवाद खड़े हो गए। बचाव पक्ष के वकीलों ने डीएनए नमूना एकत्रण और विश्लेषण में कथित खामियों को बताया और विशेषज्ञों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। 2022 में जांच प्रमुख लेटिजिया रुगेरी पर संभावित कदाचार और प्रक्रियात्मक धोखाधड़ी के लिए जांच की गई। यह मामला, जो बंद लगा, नए अध्याय के साथ इतालवी न्याय पर बहस को फिर से गरमा गया। यारा गाम्बिरासियो मामले ने इटली के हिंसक अपराधों और फोरेंसिक जांच के तरीके को बदल दिया। डीएनए का बड़े पैमाने पर उपयोग अभूतपूर्व था, पर इसने नैतिक कानूनी बहस भी छेड़ दी। यारा की कहानी एक ऐसी अथक न्याय की तलाश और सच्चाई पर अभी भी मंडरा रहे संदेहों के प्रतीक के रूप में सामूहिक स्मृति में आज भी जीवित है। इस मामले के प्रतिध्वनि ने पुलिस प्रक्रियाओं में बदलाव, फोरेंसिक तकनीक में निवेश और अभियुक्तों के अधिकारों पर चर्चा को प्रभावित किया। यारा संघर्ष का प्रतीक बन गई और उसका परिवार आज भी जवाब और पूर्ण न्याय की तलाश में है। यारा गाम्बिरासियो मामले को याद करना समाज के काले पक्ष को उजागर करता है, साथ ही फोरेंसिक विज्ञान और न्याय की सीमाओं पर भी विचार कराता है। क्या आपको लगता है कि न्याय हुआ या अभी भी कुछ सवाल अनसुलझे हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप यहां तक साथ रहे हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। अगर यह केस आपको अच्छा लगा तो इसे ऐसे किसी को भेजें जिसे ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद हों और बताएं कि इस जांच में क्या हैरान किया। फिर मिलेंगे।